अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं हिना जुबैर। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अगेती आलू की भरपूर उपज देने वाली प्रजातियां और उन्नत बुआई तकनीक। मधुमक्खी पालन में प्रयोग आने वाले जरूरी उपकरणों पर जानकारी। मछलियों को घातक रोगों से बचाने एवं ग्रसित मछलियों के उपचार पर तकनीकी जानकारी। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत यदि आलू की बात की जाए तो इसकी खेती हमारे अनेक किसान भाई करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी अगेती आलू की खेती करना चाहते हैं तो वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। लेकिन आलू की खेती करने से पहले आपने खेत के चुनाव, उर्वरक प्रबंधन, प्रजातियों के चयन, बुआई की विधि इत्यादि बिंदुओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो कंदों का जमाव प्रभावित होने के साथ साथ खड़ी फसल में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपने आलू की फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इसकी बुआई करते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टी दामोदरन। देखिए, आलू का बुआई इस क्षेत्र में यूपी, मेरठ, इस सारा पूरा क्षेत्रों में सितंबर 20 से शुरू हो जाती है। इसमें दो तरीक़े का आलू का बुआई होती है। एक जल्दी आलू निकलने वाला जो अर्ली वैरायटी बोलते हैं, और दूसरा है थोड़ा लेट निकलने वाला जो चिप्स का वैरायटी होती है, जैसे चिप्सोना का वैरायटी होते हैं, उस तरह का उसका बुआइयाँ शुरू होते हैं। कम समय में किसान भाई अगेती आलू की खेती कर लाभ कमा सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों को प्रमुख बातें ध्यान में रखनी चाहिए। भूमि। आलू की खेती क्षारीय भूमि को छोड़कर लगभग सभी भूमि में की जा सकती है, परंतु मध्य से लेकर हल्की दोमट भूमि जिसमें पानी का निकास अच्छा तथा जीवांश की मात्रा अधिक हो, उपयुक्त मानी जाती है। भूमि की तैयारी। भूमि को बारीक व भुरभुरी बनाने के लिए समय समय पर खेत की जुताई करते रहना चाहिए। हर जुताई के बाद पाटा अवश्य लगा देनी चाहिए। यदि खेत में नमी नहीं है तो पलेवा देकर खेत की जुताई करनी चाहिए ताकि बुआई के समय खेत में अधिक नमी बनी रहे। आलू की अगेती प्रजातियां। जिसमें से किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रजाति का चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बीज का आकार तथा रंग एक जैसा होना चाहिए। भार 30 से 40 ग्राम आकार होना चाहिए। बीज के बुआई के लगभग 15-20 दिन पहले शीत गृह से निकाल लेना चाहिए और उसमें से खराब आलू के बीज को अलग कर देना चाहिए। जब आलू में आंखें निकलनी प्रारंभ हो जाए तब बीज बोने के लिए उपयुक्त हो जाता है। यदि बड़े आकार का आलू हो तो आलू को काट कर बोना चाहिए तथा अगर हम इसमें बीज दर की बात करें तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बुआई के पहले बीज का शोधन बहुत आवश्यक होता है।
सब किसान आलू का बीज को शोधित करते हैं, चाहे वो 1 एकड़ का किसान हो या 100 एकड़ का किसान हो, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते थे, शुरुआत से आलू का बीज को मानचूरिन करके एक दवाई में शुरू कर देते ताकि उसमें बीमारी न लगे और बढ़िया से आलू शाइनिंग से निकल जाए, इसलिए काफ़ी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ क्या करना है, जो बीज उपचार में अभी जो CSR बायो करके जो दवाई है, ये 3 सूक्ष्म जीव का एक संगम से मिलाया हुआ है। जैसे आपका इसमें ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, जो आपका ब्लाइट वाला जो बीमारी आती है, आप बुआई करने का बाद करीब 1 महीने का बाद जब आपका मौसम में नमी घटने शुरू हो जाती है, थोड़ा बहुत एक बार भी बारिश आ जाएगा, उसका वजह से वो ईयरली ब्लाइट होता है और जनवरी महीना में लेट ब्लाइट शुरू होती है। उससे सुरक्षित करने के लिए इसको जो साइल बोन का जो बोलते हैं मिट्टी से मिला हुआ है, ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा है आपका बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, आलू को अपना बढ़ोतरी में जैसे जेड़ निकालना और आलू का पत्तियां निकालना, आलू का पत्तियों का हरियाली में रखना, इस चीज़ों में क्या करते हैं। हरियाली में रखने के लिए क्या चाहिए, आपको फास्फोरस का उपलब्धता ज़्यादा करना चाहिए ताकि आपका जेड़ बहुत तंदुरुस्त बने और आलू मोटा मोटा निकले। इसके लिए क्या होता है, PSP का बहुत सारा किसान इस्तेमाल करते हैं, वो फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। जो हमने CSR बायो का जो दवाई बताया था, ये तीनों चीज़ों हैं एक ही द्रव्य में आपको मिलते हैं। इसको कैसे क्या इस्तेमाल करना, इसको जो बुआई करने का समय में 1% सोल्यूशन इसको बनाना पड़ेगा, कम से कम 10 ml 1 लीटर पानी के इसको पूरा मिलवा के, कितना भी ज़रूरत होगा इसका पानी उसी तरह मिला के उसको पूरा छिड़काव करना ताकि पूरा आलू गीला हो जाए। इससे फिर आधा से 1 घंटे उसको छाया में रखवा के इसी जो आलू का बीज जो शोधित हुआ है, इसको लेके आप अपना खेत में लगाने शुरू करना। एक चीज़ किसान भाई ध्यान में रखिए, आप चाहिए तो केमिकल दवाई प्रयोग कर सकते हैं। इस केमिकल दवाई तब प्रयोग कर सकते हैं जब हमारा बायो का दवाई प्रयोग करने का पहले इसको एक बार प्रयोग कर दिया, इसका बाद इसका ऊपर केमिकल मत करिए, इसका भी नुकसान हो जाएगा, आपका केमिकल का भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए चाहिए तो केमिकल थोड़ा बहुत कर दीजिए, बट हम ये रिकमेंड करते हैं केमिकल का ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसका बीज उपचार में लेके जा सकते हैं। खाद एवं उर्वरक। आलू की बुआई के लगभग 1 माह पूर्व खेत में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद खेत में फैलाकर भली प्रकार जुताई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतिम जुताई के समय 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 2/3 भाग अंतिम जुताई के समय खेत में भली भांति मिला देनी चाहिए। यदि बुआई पोटैटो प्लांटर से की जा रही हो तो संपूर्ण खाद बेसल ड्रेसिंग के रूप से प्रयोग कर देना चाहिए। प्रदेश में आलू की बुआई मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है, जो इस प्रकार है। समतल भूमि में बुआई करके मिट्टी चढ़ाना। प्रदेश में यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें खेत की तैयारी के बाद कुदाली की सहायता से उचित दूरी पर उथली कूड़े बनाकर कंदों की बुआई कर ली जाती है। इसके तुरंत बाद फावड़े या कुदाली की सहायता से कंदों पर दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ा दी जाती है। मेड़ों पर आलू बोना। इस विधि में तैयार खेत में उचित दूरी पर मेड़ बनाने वाले यंत्र से मेड़े बना ली जाती है। इसके बाद कंदों को उचित दूरी तथा 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बो दिया जाता है। पोटैटो प्लांटर से बुआई। पोटैटो प्लांटर नामक यंत्र से खेत में मेड़े व कूड़े बनती जाती है तथा आलू की बुआई हो जाती है। इस विधि से बड़े क्षेत्रफल में कम व्यय व कम समय में बुआई संपन्न कर ली जाती है। बुआई का समय। अगेती आलू बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय कब और कैसे प्रारंभ किया जाए तथा इसका प्रबंधन किस तरह से किया जाए, और आज इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और इस जानकारी के लिए लाए हैं मधुमक्खी पालन करते समय उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में, जिस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक सिंह यादव।
मधुमक्खी पालन शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो जो उपकरणों की अगर बात करें तो जो है उसमें लकड़ी का बॉक्स होता है। ये जो बॉक्स होता है इसमें जो है लगभग 9 फ्रेम होते हैं और ये जो कंप्लीट जो ये बॉक्स होता है, इस बॉक्स की लगभग जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स का जी मुख्य कार्य है कि इसमें जो मधुमक्खियों को हम रखते हैं जो है। दूसरा जो उपकरण जिसको हम बोलें तो हम जो है जैसे बॉक्स के नीचे लगाने के लिए स्टैंड होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जैसे हैंड ग्लोव्स हैं, मास्क है, आपके जो है चाकू हैं, ब्रश हैं, आप धूम्रन करने वाला यंत्र होता है इसको हम स्मोकर बोलते हैं। ऐसी रानियों को जो है हम सेपरेट करने के लिए एक जो है क्वीन केज में आता है। साथ ही साथ इनके अलावा कुछ दूसरे जैसे उपकरण हैं जो शहद निकालने के काम आते हैं। उनमें आपका जो है शहद निष्कासन करने वाली एक मशीन आती है, जिसको हनी एक्सट्रैक्टर हम बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे पोलन कलेक्ट करने के लिए एक जो है एक छोटा सा एक उपकरण होता है जिसको हम जो है पोलन ट्रैप बोलते हैं। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम इस कार्य को करने के लिए हमें जो इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, ये तो उपकरणों की जानकारी है। किसान भाइयों, अभी आपने मधुमक्खी पालन में काम आने वाले उपकरणों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं मधुमक्खी पालन में इन उपकरणों की उपयोगिता और मधुमक्खी पालन करने पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के बारे में। इसी प्रकार इनके उपयोग की अगर हम बात करें तो जैसे जो बॉक्स होता है, बॉक्स का जो मुख्य कार्य है कि बॉक्स में ही हम जो है फ्रेम जो मधुमक्खियों के लिए लगाते हैं और उसी में जो है मधुमक्खी पालन हम करते हैं। तो बॉक्स की उपयोगिता है। दूसरा जो ब्रश वगैरह होते हैं, इनका कार्य होता है एक तो आपका जो है हमारी पेटी की साफ़ सफाई का, दूसरा जो है जो फ्रेम होते हैं उनसे मक्खियों को जो है साफ़ करने का। जो चाकू होते हैं, चाकू का काम होता है जैसे जो मधुमक्खी जब जो हमारी जो सेल होती है उस सेल में जब शहद को इकट्ठा करती है और ऊपर से जब उसको पैक कर देती है मोम से, तो चाकू की सहायता से दोनों किनारों ऊपर की जो आधा हिस्सा होता है उसमें से दोनों तरफ से हम मोम को निकालने के लिए चाकू का उपयोग करना पड़ता है। इससे हम इसको अलग कर सकते हैं। जो स्मोकर होता है इसका उपयोग ये होता है कि जब हमें शहद निकालना होता है और मधुमक्खियों को जो है उस फ्रेम से नीचे बॉक्स में इकट्ठा करना होता है, थोड़ा सा हम उसमें जो स्मोकर होता है इसमें काऊ डंग या लकड़ी लकड़ी डालकर उसको जब उससे धुआं करते हैं तो मधुमक्खियाँ शांत हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। इसी प्रकार जो शहद निकालने वाला यंत्र है उसका कार्य है कि जो हमारे फ्रेम होते हैं उनको उसमें हम फिट करते हैं और उसको जब हम रोटेट करते हैं तो उससे शहद जो है अलग हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य उपकरण होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार जो है शहद निकालने के लिए कुछ जो मच्छरदानियों की भी ज़रूरत पड़ती है जिनको हम उस पर लगाकर जो है हम करते हैं। इसी प्रकार कुछ जो है शहद स्टोरेज करने के लिए कुछ हमें जो है जो हमारी बकेट्स होती हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। कुछ टंकी वगैरह की हम व्यवस्था भी कर सकते हैं, ये भी आवश्यक होती हैं। तो ये जो उपकरण है, इन उपकरणों को जो है हम अपनी व्यवस्था के अनुसार हमें जो आवश्यकता है उसके अनुसार हम अरेंज कर सकते हैं। अब इनकी जो है कि हम सब्सिडी की अगर बात करते हैं तो जो हमारा अभी जो वर्तमान में जो भारत सरकार है, हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है, वो सभी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जो है प्रयास कर रही है। उसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के जो है राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रशिक्षण जो है हम आयोजित करते हैं। कृषि विभाग के माध्यम से भी जो है प्रशिक्षण जो है दिए जा रहे हैं। हम जो हमारे ज़िले के जो स्व सहायता समूह हैं उन स्व सहायता समूहों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जब सब्सिडी की हम बात करें तो हमारे जो है कुछ योजनाएं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से हम जो अपना प्रोजेक्ट तैयार करके अगर हम जो गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 30% तक सब्सिडी जो है हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है इसमें पूरी तरीके से जो है सरकार हमारी जो है इसमें मदद कर रही है और इस कार्य को हम बढ़ाएं, क्योंकि ये कार्य हमारे लिए देश हित में है। ये ज़रूरी है कि हमारे जो खाद्यान्न है उसकी उत्पादन भी बढ़े। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन एक बहुत ही आवश्यक जो है एक संसाधन है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत यदि मछली पालन की बात की जाए तो ये व्यवसाय किसानों की आमदनी का एक अच्छा जरिया है। हमारे जो किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं वे प्रतिवर्ष इससे आशा के अनुरूप लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनकी मछलियां कुछ घातक रोगों की चपेट में आ जाती हैं, जिनका समय से प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। तो आप इन रोगों से अपनी मछलियों को बचाने तथा इससे ग्रसित मछलियों का उपचार कराने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक मत्स्य विशेषज्ञ से। किसान भाई जो भी हमारे इस क्षेत्र में मछली पाल रहे हैं, उनको ये जो समय चल रहा है मानसून का, ये उनके बीज संचयन का समय चल रहा है। इसके ठीक बाद जाड़े का समय शुरू हो जाता है। जाड़े के समय में उनकी जो शरीर की जो गतिविधियों की दर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो मछलियां दाना खाना पानी कम कर देती हैं। जितनी मात्रा में वो खाती हैं, जाड़े में तापमान कम होने की वजह से उसकी दर कम हो जाती है और मछलियों के जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, वो इसी समय जाड़े के समय ही अधिक लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों को इस समय अपनी मछलियों को रोगों से बचाने की जरूरत है। किसान भाइयों, इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आपको अपनी मछलियों को विभिन्न तरह के रोगों से बचाना होगा। तो घातक रोगों से मछलियों को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, मछलियाँ जल में ही रहती हैं, जल में ही वो अपना भोजन करती हैं और दूसरे जो जीव भूमि पर रहते हैं उनकी तुलना में ये मछलियां जो रहती हैं उसी में अपने त्याज्य पदार्थ जल में ही छोड़ती हैं। तालाब में अन्य पदार्थों में हम कच्चा गोबर डालते हैं, खाद भी डालते हैं और ये जो सड़ गल के कुछ कारक ऐसे होते हैं जैसे कि पीएच हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, एल्कलिनिटी हुआ, उनको ये प्रभावित करते हैं। जो जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा है उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए मछलियां तनाव में आने लगती हैं और ये तनाव ही मछलियों में रोग लगने का प्रमुख कारण होता है। मछलियों में जब भी रोग लगने की संभावना बढ़े तब हमें किसान भाइयों को ये कहना है कि वो मछलियों को अपने जाल चलाकर प्रति माह देखते रहें और जब भी उन्हें ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मछलियां तनावग्रस्त हो रही हैं, उनके पंख सड़ने लगे हैं या उनके शल्क जो हैं वो झड़ने लगे हैं, तो उनको अपने किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। जब तक विशेषज्ञ को नहीं दिखा रहे हैं 1 से 3% का नमक का घोल बनाकर मछलियों को उसमें नहलाकर पुनः तालाब में छोड़ सकते हैं। एक साधारण सी लाल दवा जो किसी भी दवा की दुकान पर मिल जाती है, उसको 1 से 3% का घोल बनाकर मछलियों को उसमें नहलाकर तालाब में छोड़ा जा सकता है। जब ये आप हफ्ते में 2 बार 3 बार करेंगे, ये जिन मछलियों को रोग लगा है तो उनके जो रोग है वो नियंत्रण में होने लगेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम लगातार तालाब में प्रयोग करते हैं और उनको वो रोग से बचाती हैं, जैसे कि चूना है। जो कृषक चूना है वो हम यदि तालाब में 200 से 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं तो ये पीएच के मान को सही रखता है। ये चूना बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को मारता है और अन्य कारकों को भी, जो तालाब की तलहटी पर जो सड़े गले पदार्थ पत्ते जमा हो गए हैं उनकी सड़ने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे कि जो हानिकारक तत्व हैं, हानिकारक गैसें हैं, वो ज्यादा उत्पन्न नहीं होती। किसान भाइयों, अब बात आती है मछलियों में लगने वाले रोग और उसके उपचार की। तो मछलियों को कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं तथा आप उन रोगों की पहचान किस तरह करें, उससे ग्रसित मछलियों का उपचार किस तरह करें, आइए जानते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो कि उनके पंखों को सड़ाते हैं, जैसे एरोमोनास साल्मोनेसिडा है, जो धीमे धीमे शल्क झड़ते हैं उनके, फिर बटन के आकार का उस पर लाल चकत्ता पड़ता है, फिर वो चकत्ता धीमे धीमे मछलियों के मांस में पहुंच जाता है। ये बढ़कर उनके मांस को गला देता है। गलफड़ों पे कुछ जो परजीवी रहते हैं वो चिपक जाते हैं, जैसे आर्गुलस है, लर्निया है। ये जीवाणु जब चिपक जाते हैं तो मछलियाँ तनाव की अवस्था में पहुँचने लगती हैं, उनको अंदर घाव उत्पन्न कर देते हैं, उनसे पोषक तत्वों को चूसते रहते हैं, जिसलिए मछलियों की वृद्धि नहीं हो पाती है। और जब ये घाव उत्पन्न कर देते हैं तो अन्य जीवाणु भी मछलियों के शरीर पर चिपककर उनमें अपने रोग के लक्षण दिखाते हैं, जिससे मछलियों की मृत्यु होने लगती है। ये रोग कई तरह के होते हैं, जीवाणुओं के रोग भी, जैसे कि यदि हम देखें तो गलफड़ों पर चिपकने वाले जीवाणु अलग हैं। जो ड्रॉपसी एक रोग है जिसमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे मछली के पेट में पानी भर गया हो। एक पंख सड़ाने वाला रोग होता है, जैसे लगता है कि मछली के पंख सड़ रहे हैं, उनकी जो धाराएं रहती हैं पंखों की वो अलग अलग होने लगती हैं, सल्क झड़ने लगते हैं उनके। इस प्रकार से ये कई प्रकार के रोग लगते हैं। फफूंदी के भी कई रोग हैं, जैसे कि EUS, जिसको एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम कहा गया है।
इसमें सेप्रोलिग्निया एक फंगस है, वो भी रोग पैदा करता है। कॉटन माउथ डिजीज है, वो भी रोग पैदा करता है। तो जब भी फंगस का इस प्रकार का लगे कि जो फफूंदी का आकार लगे उनके मछलियों के ऊपर, तो हम उसको नमक के घोल में अथवा मेलाचाइट ग्रीन के घोल में, मिथाइल ब्लू के घोल में, मिथाइल ऑरेंज का 1 से 3% का अधिकतम दर तक का घोल बनाते हैं और उसमें मछलियों को नहला देते हैं, जिससे कि मछलियों की जो फंगस जनित रोग हैं, फफूंद जनित रोग हैं, वो उनके खत्म होने लगते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है डेरापुर कानपुर देहात के सुदर्शन लाल ने। आपने अरहर की फसल में कीट और बीमारियों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, खरीफ फसल में खरीफ ऋतु में हमारी मुख्य दलहनी फसल के रूप में अरहर ली जाती है और अरहर की फसल पर ही सारा हमारा दाल निर्भर है, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न तरह के रोग और कीट लगते हैं, जिसके प्रबंध के लिए अनिवार्यता बहुत जरूरी है। जिसके क्रम में 2 तरह के कीट इसमें प्रमुख है जो सीधे सीधे इसको नुकसान पहुंचाते हैं। एक फल मक्खी और एक छेदक है। फल मक्खी और छेदक दोनों के आक्रमण का स्रोत जो है केवल इनकी फलियां हैं। इन फलियों में इनके छेद करने के तरीके अलग अलग हैं। अगर किसी भी छेद पे कालापन नजर आता है तो ये स्पष्ट बताता है कि फल मक्खी का प्रकोप हो गया है, और ऐसी फलियों पर अगर कहीं पर भी उसमें छेद दिखता है, उसमें कालापन नहीं, तो ये सीधे सीधे छेदक का प्रकोप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरहर की फसल इन दोनों कीटों से सबसे अधिक प्रभावित होती है, अतः सबसे पहले हमें ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे इनका प्रकोप हो ही नहीं। तो सर्वप्रथम फसल में फूल आते समय 2 से 4 फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें, जिसमें मादा कीट के गंध वाला पदार्थ लगा होता है, जिससे नर पतंगे इसमें आकर फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यदि 2-3 दिन में एक ट्रैप में 4 से 5 पतंगे फंस जाएं, तो फेरोमोन ट्रैप की संख्या प्रति हेक्टेयर 8 से 10 कर दें, जिससे अधिक से अधिक नर कीटों को नियंत्रित करके इनके प्रकोप को रोका जा सके। अगर आपको ट्रैप नहीं मिल पा रहा है तो उस दशा में अन्य जैविक उपायों के रूप में नीम के शत का छिड़काव करें, जिससे फली की मक्खी और फली बेधक कीट पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा फली बेधक कीट के लिए NPV का छिड़काव कर सकते हैं। NPV की 250 से 500 मिलीलीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 12 से 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें और छिड़काव सायंकाल को किया जाए, तथा ध्यान रहे कि सुंडी की प्रारंभिक अवस्था में अथवा अंडा देने की स्थिति में पहला छिड़काव किया जाए, जिससे यह दवा सही तरीके से काम कर सके। इन दवाओं के उपलब्ध न होने पर या इनके प्रयोग के बावजूद भी कीटों के नियंत्रण नहीं होने पर इन दवाओं का आप प्रयोग करें। जहाँ तक इसके नियंत्रण के लिए है, इसके बहुत से रसायन आते हैं। जैविक में भी आता है, NPV का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में आता है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है कि किसान भाई ये समझें कि छेदक अगर पहुंच जाता है तो केवल आपके द्वारा नियंत्रण की संभावना 100% होती है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है रसायन के द्वारा आप उपचार कर दें। रसायन का उपचार अगर आप करते हैं तो अंदर जहां छेदक मौजूद है वहां वो दवा प्रविष्ट नहीं कर पाती। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए अगर शुरुआती अवस्था है और फलियों में छेद ज्यादा नहीं हुआ है तो तत्काल एक दवा आती है कुनालफास। कुनालफास को 3 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डाल करके आप शुरुआती अवस्था में इसको डाल दे तो आगे बढ़ने वाली स्थितियों से आप बच सकते हैं। दूसरा, इसमें छेदक लगता है, छेदक में भी कुनालफास या DDVP का आप प्रयोग करें। 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डाल करके, जैसे पीठ वाली अगर मशीन है तो 15 लीटर पानी आएगा तो 15 या 45 क्षेत्र के आधार पर 500-600 लीटर आप पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से इस दवा को 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं और उसका नियंत्रण पा सकते हैं। ये दोनों स्थितियां कीटों की अरहर पर सबसे ज्यादा आती है। तीसरा, इसमें आता है एक बीमारी लगती जो विल्ट होती है। विल्ट के प्रतिरोधी
प्रजातियों का प्रयोग करना सबसे उपयुक्त होता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं इसका प्रकोप हो जाता है तो आपको बेवेस्टीन का स्प्रे करा देना चाहिए। हालांकि भूमि का सुधार बहुत जरूरी होता है। जिस फसल पर आप अरहर की फसल ले रहे हैं वहां पर भूमि का शोधन अरहर की बुआई के पहले लेना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए अलग अलग पाउडर भी आते हैं ताकि अरहर में जो बिल्ट लगती है उसके फ्यूजेरियम फंगस को नष्ट किया जा सके। इन तीनों परिस्थितियां जो रोग और कीट तीनों हैं मिला करके ये तीन ही अरहर की फसल को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि इनका प्रबंध पहले कर लिया जाए ताकि किसी भी रासायनिक प्रयोग के प्रयोग से बच सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु गेंदा फूल की खेती पर तकनीकी जानकारी, धान की लंबी अवधि वाली प्रजातियों की फसल में जल प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।